अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने क्या करना है, आज हम लोगों ने एसक्यूएल के अंदर सेशन नंबर 2 को देखेंगे, जो कि क्या है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है, एंड नॉर्मलाइजेशन, ठीक है जी। तो ये जो बोल देता हूँ, नॉर्मलाइजेशन हम लोग क्यों करते हैं, ईआर डायग्राम क्यों बनाते हैं, ये मैं बता देता हूँ। ईआर डायग्राम हम लोग डेटाबेस का जैसे वायर फ्रेम बनाने की वाली बात करेगी ना, कि हम लोग अपने पूरा का पूरा एप्लीकेशन का फ्लो ड्रॉ करके देख लेते हैं, तो वो हमारे पास ईआर डायग्राम के थ्रू होता है, ठीक है। और जो नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन भी हमारे पास क्या है, इसी तरीके से पेपर वर्क है। जैसे ईआर डायग्राम हमारे पास क्या थी, पेपर वर्क थी, नॉर्मलाइजेशन भी पेपर वर्क है। और ये किस तरीके का पेपर वर्क है, रिडंडेंसी को रिमूव करने का पेपर वर्क है। मतलब जो डुप्लीकेशन आ रही होती है हमारे पास, कहीं ना जहाँ पे भी मेरे पास ऐसा लगता है कि डाटा डुप्लीकेशन हो रही है, उसको हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इरेज कर रहे होते हैं मुख्तलिफ किस्म के टेक्निक्स को यूज करके, और वो मेरे पास क्या कहलाती है, नॉर्मलाइजेशन कहलाती है, ठीक है जी। तो नॉर्मलाइजेशन आपका टास्क है ये, ठीक है। ये पेपर वर्क आप लोगों ने खुद ने करना है, ठीक है। इसको देखना, सर्च करना। आज मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगा, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है। तो आ जाते हैं। मैं आप पूरा का पूरा क्या बता चुका हूँ, इसका इंट्रोडक्शन जो है वो तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे। तो जो मैंने बात कही है वो सारी की सारी यहाँ पर लेस डाउन हुई है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के इसके कंपोनेंट्स मौजूद हैं। इसके क्या मौजूद हैं, कंपोनेंट्स मौजूद हैं। उन सारे कंपोनेंट्स को एक एक करके देखना शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या मौजूद है, इसका इस डायग्राम के अंदर एंटिटीज क्या होती है, एंटिटी क्या होती है, ठीक है। एंटिटी हमारे पास एक रियल वर्ल्ड क्या होती है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से मुराद है जो फिजिकल एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। हम उसी के लिए टेबल बना रहे होंगे या एंटिटी बना रहे होंगे, जिस जो भी कहो, जो कि हमारे पास फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता हो। वो चीज जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखती है उसी के लिए टेबल बनेंगे, ठीक है। और सेकंड चीज हमारे पास ये क्या होनी चाहिए, जैसे कि नाउन हो सकता है ये, जैसे कि हमारे पास क्या, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, स्टूडेंट, जिसका डाटा मैं स्टोर करने के लिए, जिसका मैं डाटा स्टोर करना चाहता हूँ उसका टेबल बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं किस किस कैसी चीज़ों का डाटा स्टोर कर सकता हूँ, अगर मैं अगर मैं एपटेक की बात करूँ तो एपटेक के अंदर हमारे पास एम्प्लॉयज़ का डाटा होगा, स्टूडेंट का डाटा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, क्या कहते हैं उसको, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई स्टाफ का डाटा हो गया, ठीक है। और कौन कौन से डाटा हो सकते हैं, मेरे अकाउंट्स का रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। इस किस्म के हमारे पास क्या होंगे, ये मेरे पास टेबल बनेंगे, ठीक है। जिसका डाटा मैं अपने सिस्टम में स्टोर करवाना चाह रहा हूँ उसका टेबल बनाऊंगा। जिस भी चीज का डाटा स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास इक्विपमेंट्स का डाटा होगा, कितनी इक्विपमेंट्स हमारे पास मौजूद है, ठीक है। इक्विपमेंट्स का रिकॉर्ड जमा करने के लिए मेरे पास उसका डाटा की किसकी जरूरत है, टेबल की जरूरत है। जिस भी चीज का रिकॉर्ड मैं स्टोर करवाना चाह रहा हूँ उसका मैं टेबल बनाऊंगा, ठीक है। अब सेकंड चीज, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मेरे पास क्या होती है, दो टेबल को आपस में क्या कर रही होती है, जोड़ रही होती है, ठीक है। किसी रिलेशन के बिहाफ पर, ठीक है, किसी रिलेशन के बिहाफ पर मैं रिलेशनशिप, दो टेबल के दरमियान में क्या बना देता हूँ, रिलेशनशिप बना देता हूँ, ठीक है। बात क्लियर है। देखें इधर, मैं एक मिसाल देने जा रहा हूँ। एक मेरे पास एम्प्लॉय था और मेरे पास डिपार्टमेंट था, ठीक है। तो एम्प्लॉय अलग है और डिपार्टमेंट अलग है। देखो, एम्प्लॉय का डाटा अलग होगा, एम्प्लॉय का डाटा अलग होगा, लेकिन दोनों के दरमियान में कुछ ना कुछ कॉमन है, ठीक है। एम्प्लॉय काम कर रहा है डिपार्टमेंट में और डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के दरमियान में कोई ना कोई रिलेशन है। तो अगर मैंने एप्लीकेशन में कहीं ना कहीं तो ऐसा डाटा की जरूरत होगी ना, जहाँ पे मैं दोनों को टेबल का डाटा एक साथ उठाऊं, ठीक है। दोनों का टेबल का डाटा एक साथ कब उठाऊंगा, जब दोनों के दरमियान में रिलेशन मौजूद होगा। तो इसका मतलब मैंने दोनों के दरमियान में क्या बनाना पड़ेगा, रिलेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब कोई दो टेबल के दरमियान में किसी भी किस्म का रिलेशन बन रहा होता है, ठीक है, जब एप्लीकेशन को नीड होती है कि दो टेबल का डाटा को एक साथ गैदर करे, एक साथ उठाए और अपने पास कहीं इस्तेमाल करे, तो हम दोनों के टेबल के दरमियान में क्या बना देते हैं, रिलेशन बना देते हैं, ठीक है। जैसे कैटेगरी और प्रोडक्ट की मैंने एक एग्जांपल दी थी, ठीक है। कैटेगरी के पास जाओगे तो आप प्रोडक्ट के पास पहुंच सकते हो। दोनों में टेबल में क्या है, रिलेशन है। कैटेगरी के पास सारी कैटेगरीज मौजूद है और प्रोडक्ट के पास सारे प्रोडक्ट मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन दोनों के कौन सी कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट मौजूद है, दोनों के दरमियान में क्या मौजूद है, रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। बात क्लियर है।
तो ये रिलेशन हम लोग क्यों यूज करते हैं, ताकि हम लोग ऐसा डाटा उठा सकें जो दो टेबल के अंदर डिवाइड होकर रखा हुआ है। अगर वो किसी एक टेबल में रखा तो डिवाइड होकर रखा हुआ है, तो वो डेटा मेरे लिए क्या हो जाता, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और रिडंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। इसलिए मैंने उस डेटा को क्या करके रखा हुआ है, डिवाइड करके रखा हुआ है। जब हमें जरूरत होती है तो इन दोनों का डेटा उठा लेते हैं, दोनों टेबल का डाटा। टेक्निक्स होती है कि किस तरीके से दो मुख्तलिफ किस्म के टेबल्स का डाटा को हम लोग पिक करके लेकर आ रहे होंगे, लेकिन उन्हीं टेबल्स को उठा सकते हैं जो हमारे पास रिलेशन में हो। ठीक है, बात क्लियर है। अब यूजर और अकाउंट, यूजर का इंफॉर्मेशन अलग है, अकाउंट की इंफॉर्मेशन अलग है। अकाउंट्स का टेबल अलग, यूजर का टेबल अलग, लेकिन दोनों के दरमियान में क्या है, रिलेशन है कि इस यूजर का ये वाला अकाउंट है, सही है। तो अब अगर वो पैसे निकालेगा तो दोनों टेबल के दरमियान में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, जब भी वो अपने यूजर अपने पर्टिकुलर अकाउंट को क्या कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा ना। समझ में आ रही है बात, क्योंकि यूजर का टेबल अलग है और अकाउंट का टेबल अलग है। अगर मैं इसी को एक ही जगह पे स्टोर करता, दोनों टेबल्स की डाटा को एक ही जगह पे गैदर करता, तो मेरे लिए उसको हैंडल करना, उसके ऊपर वर्क करना क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता। अब आसान है, जितने भी यूजर्स आ रहे हैं सारे यूजर का डाटा अलग है, जितने भी अकाउंट आ रहे हैं अकाउंट्स का डाटा अलग है, लेकिन दोनों के दरमियान में क्या बना दिया, रिलेशन बना दिया। ठीक है, ये होता है ताकि हम लोग अपने डाटा को इजीली स्टोर कर पाएं और एक्सेस कर पाएं। ठीक है, अब आ जाते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट हमारे पास क्या होते हैं, फीचर्ड होते हैं। यहाँ पे जैसे अगर लिखा हुआ है ना, आर फीचर्स दैट एन एंटिटी हैज, मतलब कॉलम नेम होते हैं। कॉलम को हम लोग एट्रीब्यूट कह रहे होते हैं। अगर एक टेबल है मेरे पास स्टूडेंट नाम का, तो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट सेल फोन नंबर, स्टूडेंट, तो ये सारी चीजें क्या होंगी मेरे पास, उसके एट्रीब्यूट कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। ठीक है, एंटिटी सेट, एंटिटी सेट, या मैं इसको कहूँ, या अगर मैं क्या कहूँ, रिलेशनशिप सेट। तो एंटिटी सेट हमारे पास क्या होती है, जरा पढ़िएगा बेटे, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इसको, एंटिटी सेट को। Production of similar relationship between two or more entities sets is called relationship set. For example, employees work in a particular department. The set of all work in relationship that exists between the employee and the department is called the work relationship set. अगर मेरे पास देखें इधर, एंटिटी सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटीज, एक जैसी अगर एंटिटीज मेरे पास मौजूद हैं, सही है, तो मेरे पास क्या है, मैं सबको क्या कह सकता हूँ, एंटिटी सेट कह सकता हूँ। ठीक है, फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर रिलेशनशिप सेट कहूँ, तो रिलेशनशिप सेट मेरे पास क्या है कि दो एंटिटी सेट के दरमियान में अगर मैं रिलेशन कराऊंगा तो वो मेरे पास क्या होगा, रिलेशनशिप सेट कहलाएगा। ठीक है, बहरहाल आप लोगों को ये बात जानना जरूरी थी कि एंटिटी क्या होता है या रिलेशन क्या होती है, एट्रीब्यूट क्या होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और किसकी बात कर लेते हैं। देखें, हमारे पास ये रिलेशनशिप्स जो हैं वो तीन तरीके की रिलेशनशिप्स होती हैं। रिलेशनशिप हमारे पास तीन तरीके की रिलेशनशिप होती है। पहली होती है हमारे पास सेल्फ रिलेशनशिप, ये लिख लो, आप अपने पास लिख लो, ये जो मैंने बताया ना एंटिटी सेट, ये सारी चीजें अपने पास लिख लें, ये काम आएंगी ये चीजें। तीन तरीके की रिलेशनशिप होती है, सेल्फ रिलेशनशिप, बाइनरी रिलेशनशिप और टर्नरी रिलेशनशिप। ठीक है जी, तो तीनों को मैं समझा देता हूँ। ठीक है, किसी टेबल में, देखिए इधर, किसी टेबल में एक एम्प्लॉय का आपस में ही कोई रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एम्प्लॉय है, उसका मैनेजर कौन है, ठीक है, उसके आगे ही लिखा हुआ है, तो आपस में एंटिटीज का क्या हुआ हुआ है, रिलेशन हुआ हुआ है, मतलब सेल्फ क्या हुआ हुआ है, रिलेशन है। जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, 1 अली और इनके मैनेजर का नाम क्या है, असद है। ठीक है, और 2 असद हैं और उनके मैनेजर का नाम क्या है, रहमान है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, अली रिपोर्टिंग करते हैं असद को, तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ ये क्या है, मैनेजर नेम्स। ठीक है, और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिखे मैं, सही है। तो ये आपस में क्या हो गया, टेबल के अंदर ही रिलेशन, ये हमारे पास किस किस्म की रिलेशनशिप कहलाएगी, सेल्फ रिलेशनशिप कहलाएगी ना। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं आ जाता हूँ बाइनरी रिलेशनशिप। बाइनरी रिलेशनशिप से मुराद क्या है, मेरे पास एम्प्लॉय का एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ रिलेशन होना, जैसे कि एम्प्लॉय का रिलेशनशिप डिपार्टमेंट के साथ, स्टूडेंट का कोर्स के साथ, ठीक है, स्टूडेंट का टीचर के साथ,
ठीक है, या तो फिर मैं बोलता हूँ कैटेगरी का प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टर्नरी रिलेशनशिप। टर्नरी रिलेशनशिप क्या होती हैं? जिसमें हमारे पास क्या हो, जिसमें हमारे पास कुछ ऐसा रिलेशनशिप हो, जैसे कि एक एम्प्लॉय का रिलेशनशिप डिपार्टमेंट के साथ भी है, और उसी एम्प्लॉय का रिलेशनशिप किसी और लोकेशन के मतलब है कि किसी और एंटिटी के साथ भी है। मैं एक मिसाल के तौर पर बोलता हूँ कि टीचर, टीचर का रिलेशन स्टूडेंट के साथ भी है, टीचर का रिलेशन कोर्स के साथ भी है। कोर्स का टेबल अलग होगा ना, स्टूडेंट का टेबल अलग होगा, तो ये टर्नरी हो गई। सही है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब समझ में आई ना। एक मतलब मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी हो जाती है, तो वो हमारे पास क्या कराएगी, टर्नरी रिलेशनशिप्स के अंदर आएगी, टर्नरी इससे ज्यादा, ठीक है। इस तीन या तीन से ज्यादा भी रिलेशनशिप्स हमारे पास हो सकती है, जैसे कि मैंने अभी बताया, टीचर का रिलेशन स्टूडेंट के साथ भी होगा, और टीचर का रिलेशन किसके साथ भी हो सकता है, फोर्स के साथ भी हो सकता है टीचर का रिलेशनशिप अकाउंट्स के साथ भी हो। तो मुख्तलिफ किस्म के रिलेशनशिप्स आ गए, ठीक है। अब हमारे पास कार्डिनैलिटीज आ जाती हैं। कार्डिनैलिटीज क्या होती हैं, ये जरा देख लें। ठीक है, मैंने आपको आज के चैप्टर में क्या क्या करवाया, पहले तो मैंने आपको एंटिटीज, ठीक है, कंपोनेंट बताया, एंटिटी रिलेशनशिप बताया, फिर एट्रीब्यूट, एंटिटी सेट, रिलेशनशिप सेट। फिर मैंने आप लोगों को रिलेशनशिप की मैंने तीन टाइप बताई, सेल्फ रिलेशनशिप, बाइनरी रिलेशनशिप, टर्नरी रिलेशनशिप। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी क्या होती है, ये देख लें जरा, देखें। रिलेशनशिप कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज पर मैपिंग कार्डिनैलिटी, ठीक है। मतलब है कि दो चीजों के दरमियान में जो रिलेशन है वो किस किस्म का रिलेशनशिप है, सही है, वो रिलेशनशिप किस किस्म का है, मैं वो बताना चाह रहा हूँ। अभी जब मैं एक जैसे मैं इसको क्लियर करूंगा ना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, अच्छा इसका मतलब क्या है, ठीक है। देखें, अगर मैं बोलता हूँ एक कार की एक ही रजिस्ट्रेशन हो सकती है, ठीक है, एक कार की एक से ज्यादा रिलेशन मतलब है कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती, सही है, या एक रजिस्ट्रेशन नंबर का एक ही कार हो सकता है, ठीक है। तो दोनों के दरमियान में क्या है, 1 to 1 है। मतलब है कि एक रिकॉर्ड का मतलब है जो एक बार मेरे पास आईडी जनरेट हो गई, उसका एक ही रिलेशनशिप हो सकती है, ठीक है। वो किस तरीके से मेंशन करेंगे हम लोग अपने टेबल में, वो देखेंगे बाद में, ठीक है। तो ये इस किस्म की रिलेशनशिप हमारे पास क्या कहलाती है, 1 to 1 रिलेशनशिप, ठीक है। हाँ, एक कार, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एक कार वाली एग्जांपल है, जिस तरीके से सीएनआईसी की एक पर्सन को एक सीएनआईसी से ज्यादा सीएनआईसी असाइन नहीं किए जाते, या पासपोर्ट ऐसा असाइन किया जाता है क्या आपको, नहीं असाइन किया जाता है ना, बस एक बार जो मिल गया वो ही मिलता रहेगा, ठीक है। आपको उसको रिन्यू करवा लेते हो, लेकिन नंबर वही रहता है जो एक बार आप एक बंदे के लिए जनरेट हो चुका है। तो ये कैसी रिलेशनशिप है, 1 to 1 रिलेशनशिप है, सही है। फिर उसके बाद अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं 1 to many, तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई कि एक बंदे के पास बहुत सारी कार्स हो सकती हैं, एक बंदे के नाम पे बहुत सारी कार हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, और बहुत सारी कार हैं किसी एक बंदे से भी ताल्लुक रख सकती हैं। अब मैं दोनों तरफ से रीड करके बता रहा हूँ, देखें इधर, एक बंदे के पास बहुत सारी कार हो सकती हैं, बहुत सारी कारों के पास का मालिक एक भी हो सकता है, ठीक है। बात वही हो गई, मैं दोनों टेबल की तरफ से रीड करके बता रहा हूँ, मतलब सही है। तो समझ में आई, तो ये हमारे पास रिलेशनशिप की टाइप्स हैं। एक कार्डिनलिटी एक तरीके की मैपिंग कि किस तरीके के हम लोग डाटा स्टोर करवा सकते हैं टेबल में, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसा डाटा स्टोर करवाना है कि भाई देखो सिर्फ कस्टमर मतलब कस्टमर के टेबल में एक ही बंदा और वो काफी सारी जो है हमारे पास व्हीकल्स को रख सकता है, तो मतलब है कि क्या हो गया, ये 1 to many वाला रिलेशन हो गया, ठीक है। तो दोनों के दरमियान में रिलेशन तो हुआ है, लेकिन एक बंदे के पास कई सारी कार हो सकती हैं, ठीक है, बात क्लियर है। लेकिन एक कार कई सारे बंदों से बिलोंग नहीं कर सकती, मेरे उसके हिसाब से जो मैंने अभी कार्डिनलिटी डिफाइन करी है, सही है। अभी हम आ जाते हैं किसकी तरफ, मैनी टू वन। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, बहुत सारी कार किसी एक कंपनी से ताल्लुक रख सकती हैं, सही है, बहुत सारे डिफरेंट मॉडल किसी एक कंपनी को बिलोंग कर सकते हैं, सही है, समझ में आ रही है। सुजुकी का क्या है, मेरे को तो मॉडल भी नहीं पता, जो भी है, सही है। बहुत सारी आप लोगों को सुजुकी की आपको
बाइक भी नजर आएगी सुजुकी की आपको, मेहरान भी नजर आएगी आपको, और कौन कौन सी होती है, XYZ सारी नजर आ रही होती है सुजुकी की। लेकिन वो क्या है, कंपनी देखो है वो बहुत सारी अलग अलग गाड़ियां, लेकिन किसी एक चीज से ताल्लुक रखती हैं, वो क्या है, सुजुकी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मैनी टू वन, सही है। तो ये रिलेशनशिप्स हैं। फिर उसके बाद हमारे पास मैनी टू मैनी की जो एग्जाम्पल है, जो इस किस्म की, जो मतलब है कि दोनों टेबल में से हम लोग मैनी रिकॉर्ड रख सकते हैं। ये अकाउंट से बेहतरीन एग्जाम्पल नहीं हो सकती। एक बंदे का एक अकाउंट हो सकता है, एक बंदे का एक से ज्यादा भी अकाउंट हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो इधर अगर मैं बात करता हूँ एक बंदे का एक अकाउंट है, तो ये एक अकाउंट आ गया, फिर एक बंदे का एक से ज्यादा अकाउंट आ गया, बन सकता है। ठीक है, तो अगर मैं एक से ज्यादा अकाउंट बोल रहा हूँ तो 1 टू मैनी वाली चीज हो गई। लेकिन हमारे पास अकाउंट्स भी ऐसे होते हैं जो ज्वाइंट अकाउंट होते हैं, मतलब उसको मल्टीपल लोग भी यूज कर रहे होते हैं। तो मैनी टू मैनी वाला केस आ गया, मतलब है कि एक बंदे के एक से ज्यादा अकाउंट भी है, और एक से ज्यादा अकाउंट या एक अकाउंट एक से ज्यादा लोग भी यूज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ज्वाइंट अकाउंट जैसे मियाँ बीवी का होता है और इस किस्म का जो होता है ज्वाइंट अकाउंट कहलाता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी की सारी क्या हो गई, रिलेशनशिप्स हो गई, जो कि हम लोग टेबल के दरमियान में बना सकते हैं। रिलेशनशिप आपको बताएगी कि आपके पास जो टेबल में रिकॉर्ड आने वाला है उसके अंदर डाटा किस तरीके का आ सकता है, वो मैंने आपको अभी बताया, जैसे 1 टू मैनी टू मैन। ठीक है, आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने स्टोर करना है। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं सम एडिशनल ER मॉडल्स। हमारे पास कुछ एडिशनल क्या है, कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है प्राइमरी की मैं बहुत डिटेल से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, बोर्ड पे देख लो। प्राइमरी की क्या होती है हमारे पास, नहीं लिखने ना भूल दे, प्राइमरी की ये हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे कंस्ट्रेंट का। किसका पढ़ेंगे टॉपिक, कंस्ट्रेंट का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हम इसको डिटेल से देखेंगे। ठीक है, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रूल, किसी भी किस्म के रूल रेगुलेशन, कोई किसी भी किस्म के रिस्ट्रिक्शंस लगाना, उसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, कंस्ट्रेंट कह रहे होते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी की क्या है, एक अदद वो रूल है, अगर मैं किसी टेबल में लगा देता हूं तो टेबल में डेटा को किस तरीके से फिल्टर करके लेकर आ रही हूँ, क्या काम करके दे रही होगी, ये आपको प्राइमरी की बताती है। ठीक है, देखिए इधर सबसे पहले हर टेबल में जब भी हम कोई टेबल बनाते हैं तो उसके अंदर हम एक प्राइमरी की रखते हैं। एक टेबल में एक ही कॉलम पर अप्लाई की जा सकती, एक टेबल में किसी एक ही कॉलम पर अप्लाई की जा सकती है रिकॉर्ड को यूनिक रखने के लिए। मतलब है कि उस जैसा रिकॉर्ड कोई और नहीं आएगा। CNIC नंबर जो है वो प्राइमरी की नहीं है, प्राइमरी की है ना एक तरीके से, क्या वो विस जैसा नंबर कोई और जनरेट होगा। देखो हमने प्राइमरी की क्या करते हैं, हमारे रिकॉर्ड को यूनिक करने के लिए यूज की जाती है। क्या करने के लिए, रीजन यूज टू स्टोर यूनिक रिकॉर्ड को यूनिकनेस लाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्राइमरी की को यूज करते हैं। किसी एक टेबल में सिर्फ एक ही कॉलम पे अप्लाई की जा सकती है, एक से ज्यादा कॉलम्स पे अप्लाई नहीं की जा सकती। ठीक है, और वो टेबल कोई सा भी कॉलम हो सकता है, वो आपके पर है। तो आपने ऐसे कॉलम का इंतखाब करना होता है जो रिपीटेटिव ना हो। अगर आपने नेम पे लगा दिया प्राइमरी की, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो जरा, मैं नेम के कॉलम पे लगा देता हूँ अली, दो नेम आ गए, नहीं लग सकता। सेल फोन पे लगा देता हूँ, सेल फोन पे आप बोलोगे हाँ लगा दूंगा। मैं बोलता हूँ कोई स्टूडेंट आ रहा है जिनके 2 बच्चे हैं, पेरेंट्स आ गया, देखो उनके तो फोन नंबर नहीं होगा, पेरेंट्स अपना ही नाम लिखवाएंगे ना दोनों जगह पर ना, नंबर कॉपी हो गया, मैंने यहाँ पे भी मेरा क्या हो गया, वो फेल हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बोलता हूँ एज पे, 2 बंदों की एज 2 से ज्यादा लोगों की एज एक जैसी हो सकती है, फादर नेम एक जैसे हो सकते, 2 बच्चे हैं सबके फादर नेम एक जैसे। अब हम किस पे लगाएं,
तो हम लोग जैसे हम आप लोग स्टूडेंट यहाँ पर आए तो आप लोगों का एक आईडी मिली होगी, ठीक है, तो हम लोग एक अपना ही कॉलम बना देते हैं जिसमें हमारे पास हर रिकॉर्ड को यूनिक कर सके, तो स्टूडेंट आईडी, ठीक है, तो हमने वो एक आईडी क्या बना दी, वो यूनिक है, वो किसी और की नहीं हो सकती, भले भाई बहन हो चाहे कोई भी हो। तो हमने रिकॉर्ड को यूनिक करने के लिए एक कॉलम को ऐसा बनाया जिसमें हम सारा रिकॉर्ड यूनिकनेस प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो प्राइमरी की क्या होती है, एक ऐसा कंस्ट्रेंट होता है जो कि क्या करके दे रहा होता है, मेरे टेबल के रिकॉर्ड को यूनिक बना के दे रहा होता है। ये किसी एक कॉलम पे अप्लाई होगा, इसके अलावा किसी और कॉलम पे अप्लाई नहीं किया जा सकता। एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं लगाई जा सकती है। इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है ये सारे सवाल जो है, ये जो मैं बता रहा था ना, ये थ्योरी मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बता रहा था कि बुक के अंदर लिखी हुई है या टाइम पास करना है, टाइम पास नहीं कर रहे आप, सबसे पहले जाके वो इंटरव्यू में ये सवाल पूछते हैं भाई। अगर आप कोई बड़े सॉफ्टवेयर हाउस में अप्लाई करते हो तो वहाँ पे टेस्ट होता है, जब वहाँ पे टेस्ट होता है तो टेस्ट के अंदर एमसीक्यूज बेसिस क्वेश्चन होते हैं या प्रोग्राम लिखने को दिया जाता है, तो उसके अंदर ये सारे छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अगर आपसे कभी एसक्यूएल के उस पे जाओ, किसी के भी .NET पे जाओ, जब एसक्यूएल की बात आएगी तो प्राइमरी की और फॉरेन की के दरमियान का रिलेशन पूछने, तो मतलब पूछ देंगे प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, यूनिक की क्या है। और ऐसा होता है जैसे प्राइमरी की बोल के खत्म होते बोलते हैं अच्छा ये वाली की क्या करती है, अच्छा ये वाली की क्या करती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को फिंगर टिप्स पे पता होनी चाहिए, ठीक। अब आपको पहले थ्योरी पता होगी तो अप्लाई करना आएगा ना, ठीक है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि टेबल के अंदर एक ही कॉलम पर अप्लाई की जा सकती है, एक से ज्यादा नहीं। यूनिक डाटा के लिए एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल दी, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिएगा इन्होंने कौन से टेबल, ये जो एक टेबल बना हुआ है, कौन से ऐसी चीज है जिसके ऊपर प्राइमरी की अप्लाई की जा सकती है, एनरोलमेंट नंबर पर अप्लाई की जा सकती है, सही है। इसके अलावा तो सारा डेटा कहीं ना कहीं डुप्लीकेशन हो सकती हैं। फोन नंबर के मैंने अभी बताया ना रीजन, फोन नंबर में आप कर सकते हो, बहुत परफेक्ट वर्क करेगा। एक पेरेंट्स आए, उनके 5 बच्चे हैं, पांचों के पांचों को उन्होंने एडमिशन करवाना है एप्टेक में, और सारे छोटे बच्चे हैं उनके, बच्चे तो फोन यूज नहीं करते ना। अगर एप्टेक वाले बोलेंगे अगर कोई अपडेट्स के लिए हमें नंबर लिखवा दें आप अपना, पेरेंट्स बोलेंगे सबके लिए मेरा ही नंबर लिख दो, सारे बच्चों के लिए एक ही नंबर आ रहा है, मेरा तो फेल हो गया सिस्टम, समझे, ठीक है। तो अब आपके पास क्या होगा, हर टेबल में, इसलिए हम लोग हर टेबल को जब भी बनाते हैं, कोई भी टेबल बनाए XYZ, एक प्राइमरी की उसके अंदर जरूर रखते हैं ताकि उसके अंदर रिकॉर्ड कैसा आ सके, यूनिक आ सके, ठीक है। फिर समझ में आ गया होगा प्राइमरी की क्या है। अब वीक एंटिटी सेट क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें ना, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये अपने पास लिखते जाओ, बुक लेकर आ रहे हो ना, इसको लिखो। वीक एंटिटी सेट ऐसा टेबल जिसके अंदर हमारे पास प्राइमरी की मौजूद ना हो, ऐसा टेबल जिसके अंदर हमारे पास प्राइमरी की मौजूद ना हो, वो मेरे पास क्या कहलाता है, वीक एंटिटी सेट। फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट जिसके अंदर हमारे पास प्राइमरी की मौजूद हो, वो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटीज कहलाती है, ठीक है। वीक एंटिटीज क्या होती है, जिसमें प्राइमरी की मौजूद ना हो, और स्ट्रॉन्ग एंटिटीज जिसके अंदर हमारे पास प्राइमरी की मौजूद हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अगर आप देखें इधर, अब हम लोगों ने जितनी भी तमीज बांधनी थी वो बांध ली कि एंटिटीज क्या होती हैं, टेबल क्या होता है, जिसका रिकॉर्ड स्टोर करना है उसका टेबल बना लूंगा, सही है। फिर उसके बाद अब मैं आप लोगों को सैंपल्स बता रहा हूँ कि अगर आपने देखो इधर कुछ ड्राइंग करनी है, आप लोगों ने डेटाबेस को डायग्राम बनाओगे ना डेटाबेस की, तो उसके लिए कुछ ड्राइंग करोगे, तो सैंपल्स होते हैं। मैंने आप लोगों को सी लैंग्वेज पढ़ा रहा था, मैंने आपको बोला था कि हम लोग स्टैंडर्ड यूज करते हैं। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करना है तो स्टार्ट का सैंपल ऑल शेप होता है, उसको यूज करेंगे। कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोगों ने फिक्स किया हुआ है कि हर प्रोग्रामर, अगर आप लोगों ने प्रोग्राम में क्या करनी है, कोई कंडीशन बतानी है तो ये वाला सैंपल आएगा, ये वाला सैंपल आएगा, वरना तो हर कोई अपना नक्श निगारी करना शुरू कर दे, फूल पट्टियां और पता नहीं क्या बना के सैंपल्स के तौर पर यूज करना शुरू हो जाए, सही है। तो हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड तय कर लिया डायग्राम का भी, फ्लो चार्ट का। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है, एक सैंपल मौजूद है, ठीक है। अगर आपने कोई टेबल शो करना है, एंटिटी शो करनी है, तो आप किससे शो करोगे, आप इस तरीके की क्या यूज करोगे, सैंपल यूज करोगे, ये रेक्टेंगल बॉक्स यूज करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, फॉर मेरे पास स्टूडेंट नाम का टेबल था, तो मैं स्टूडेंट को कैसे शो कर रहा हूँ, टेबल को रेक्टेंगल से शो कर रहा हूँ, ठीक है। डायग्राम बना के देखना चाह रहा हूँ ना,
फिर उसके बाद वीक एंटिटी, ऐसी एंटिटी जिसके पास मेरे पास प्राइमरी की नहीं हो, तो उसको कैसे शो करेंगे? डबल लाइन से, डबल रेक्टेंगल लाइन से, ठीक है। फिर उसके बाद एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट से मुराद क्या है? उसके कॉलम, किसी टेबल के अंदर कॉलम है तो कॉलम को कैसे शो करेंगे? ये ऑयल शेप से, ठीक है। फिर उसके बाद रिलेशनशिप, दो चीजों के दरमियान में रिलेशन क्या है, तो रिलेशन को हम किससे मेंशन करेंगे? डायमंड शेप से मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास की एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट से मुराद क्या है? ये हम जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइमरी की किस पे लगी हुई है, तो उसके ऊपर मैं नीचे अंडरलाइन लगा दूंगा। जिस कॉलम के अंदर मेरे पास प्राइमरी की लगी होगी ना, उस कॉलम में मैं अंडरलाइन लगा दूंगा डायग्राम बनाते वक्त। अब मैं जरा यहाँ पर बोर्ड के ऊपर कुछ डायग्राम बना के दिखाने जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ये जो डायग्राम सैंपल्स दिखाए ना, सैंपल्स का आइडिया हो जाए कि हम लोग किस तरीके से डायग्राम बना रहे होंगे, ठीक है। देखिए जैसे मैंने एक ईआरडी खोली है, इसके अंदर पूरे के पूरे हॉस्पिटल का क्या मौजूद है, पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है। आपको पता लग रहा है कि भाई फ्लो क्या है, पूरे हॉस्पिटल का फ्लो क्या है। देखें इधर हमारे पास पेशेंट, देखो रजिस्टर होगा, ठीक है, रजिस्टर होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास सारे के सारे क्या मौजूद हैं? कॉलम कौन कौन से होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन का रिलेशन किसके साथ है? रजिस्टर वाले टेबल का रिलेशन किसके साथ है? पेशेंट के साथ रिलेशन है। पेशेंट का टेबल बना होगा, पेशेंट के ये कॉलम है, ठीक है। पेशेंट को चेक कौन कर रहा होगा? डॉक्टर चेक कर रहा होगा, डॉक्टर का टेबल मौजूद है, ठीक है। डॉक्टर क्या कर रहा होगा? फिल कर रहा होगा कोई ना कोई मेडिकल रिकॉर्ड, मेडिकल रिकॉर्ड को रजिस्टर किया हुआ है, उसकी कोई ना कोई रिसीप्ट जो है वो क्या हो रही होगी? एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा रही होगी, एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन का टेबल मौजूद है, ठीक है। और फिर एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो रहा होगा? जो भी रिपोर्टिंग है वो हेड ऑफिस में कर रहे होंगे, ठीक है। और हेड ऑफिस जो है वो सारा रिकॉर्ड अपने पास रख रहा होगा। इस तरीके का पूरे फ्लो बनाया हुआ है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन में क्या हो रहा होगा? एडमिन साइड क्या है, और ये सारी चीजें, ठीक है। तो देखो बना हुआ नजर आ रहा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो हम लोग पहले अपने पूरे फ्लो को कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई कहाँ पे क्या बनाना है हमने, फिर उसके लिहाज से हम उसका टेबल बनाते हैं, हमारा डाटा डायग्राम बनाते हैं, फिर टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बता दूं कि हम लोग ये इतनी बार लोग डायग्राम बना रहे होते हैं, डायरेक्ट एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट नहीं कर देते, या डायरेक्ट डाटाबेस बनाना स्टार्ट नहीं कर देते। डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एप्लीकेशन के लिए। ये हमारे पास बैकबोन का वर्क काम कर रहा होता है। अगर मेरे पास डेटाबेस ही अच्छा नहीं होगा तो मेरी एप्लीकेशन का चाहे जितनी भी अच्छी हो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर मेरा डेटाबेस बहुत स्ट्रांग है और मेरी यूआई अच्छी नहीं है मेरी एप्लीकेशन की, तो फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को मैं बताऊं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की अगर आप लोगों ने वेबसाइट पे जाके विजिट करी हो, उसको यूआई इतनी कोई खास नहीं है, लेकिन इसका फंक्शनैलिटी आप लोग देखिएगा, वो जिस तरीके से वर्क कर रही है, उसका फ्लो कितना खूबसूरत है, हर काम प्रॉपर तरीके से हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो उन्होंने एक प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन बनाने के लिए डेटाबेस का अच्छा बना होना जरूरी है। और अच्छा डेटाबेस बना होने के लिए उसकी डायग्राम का अच्छा, फ्लो का अच्छा बना होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर अपने किसी भी चीज का फ्लो बनाना है तो आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए एप्लीकेशन में काम क्या होगा, कहाँ से आ रही होगी रिसीव, कहाँ जा रही होगी, कौन रजिस्टर कर रहा होगा, कौन नहीं कर रहा होगा, ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से डिटेल पता होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका डेटाबेस बना सकते हैं। अदरवाइज डेटाबेस नहीं बना सकते। इसका एप्लीकेशन बनाने के लिए पूरे उसके फ्लो को समझना होता है कि फ्लो क्या है, और फ्लो को समझ के फ्लो क्यों समझना है, क्योंकि आप उसका डेटाबेस ड्रॉ कर सको। डेटाबेस ड्रॉ हो गया, अब इसको आप डेटाबेस बना सकोगे। डेटाबेस बना सकोगे तो आप लोग क्या कर सकोगे, एप्लीकेशन बना सकोगे। इस पर एप्लीकेशन बाद में बनना स्टार्ट होती है। पहला काम क्या होता है, डेटाबेस तैयार होता है, ठीक है। तो अब डेटाबेस को आपने रिक्वायरमेंट को पढ़ के उसमें से डेटा को कैसे गैदर करना है वो मैं सिखा देता हूँ आपको, ठीक है। और आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे आपको जो घर से टास्क होगा वो भी यही होगा कि आप लोगों ने कोई रिक्वायरमेंट पढ़नी है, और रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद उसमें से जज करना है कि कौन कौन से चीजों का मैं इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहता हूँ एप्लीकेशन के अंदर। रिक्वायरमेंट को पढ़ो और उसके अंदर से जज करो कि भाई इसकी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने अपने पास स्टोर करनी पड़ेगी, इसकी इंफॉर्मेशन, अच्छा इनके दरमियान में रिलेशन बनेगा, अच्छा ये आएगा, फ्लो आएगा, इस तरीके से पूरा का पूरा आप लोगों ने माइंड के अंदर पूरा एक जाला बिछाना पड़ता है, हायरार्की बनानी पड़ती है, ठीक है। तो आपका अच्छी एप्लीकेशन बन पाती है, सही है, बात क्लियर। तो रिक्वायरमेंट को पढ़कर ये काम होगा। मैं यहाँ पे बुक के अंदर उन्होंने सैंपल रिक्वायरमेंट दी हुई है, मैं वो पढ़कर आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर करूंगा, ठीक है। और फिर आप लोगों को घर से टास्क यही है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों ने क्या करके लेकर आना है, कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम अगर आप लोगों के पास रिक्वायरमेंट मिल जाती है जी बिस्मिल्लाह, वरना तो आप लोग मैं भी आप लोगों को रिक्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ। हमारी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है ना, मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट दे दूंगा। उस रिक्वायरमेंट को पूरा रीड करो, उसमें से कितने टेबल निकालना टेबल निकालो,
कॉलम तो आप खुद बना लोगे, तो कौन से टेबल का किसके साथ रिलेशन हो सकता है वो आपको कैसे समझ में आएगा, कैसे रिलेशन क्या हो सकता है, फ्लो जब पढ़ोगे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था ना, डॉक्टर चेक कर रहा होगा पेशेंट को, तो पेशेंट और डॉक्टर के दरम्यान में रिलेशन होना चाहिए, इस तरीके से आप लोग उसको जज करोगे, ठीक है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें इसके अंदर रहती हैं, मैं उसको क्लियर करने के बाद आप लोगों को ये रही देखो, यहाँ से मैं आप लोगों को रिक्वायरमेंट को पढ़ के किस तरीके से आप लोगों ने उसकी टेबल्स को जज करना है या रिलेशन बनाना है वो ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, पहले ये चीज़ें बता देता हूँ जो एट्रीब्यूट को फर्दर क्लासीफाइड किया हुआ है। अगर मैं एट्रीब्यूट किसको फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है, एट्रीब्यूट को, एट्रीब्यूट से मुराद ये जो हमने राउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ, मतलब एट्रीब्यूट को और ज्यादा गहराई में जाके समझा रहे हैं क्या इस किस्म के एट्रीब्यूट हो तो आपने इसको डायग्राम में कैसे शो करना है बात, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास मल्टी वैल्यू से मुराद क्या है, टेलीफोन नंबर, एक बंदे के एक से ज्यादा टेलीफोन नंबर है, एक बंदे के एक से ज्यादा टेलीफोन नंबर है, तो आप उसको किस तरीके से क्या करोगे, डायग्राम में कैसे शो करोगे, डायग्राम में कैसे शो करोगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास टेलीफोन नंबर 1, ठीक है, ये कैसा हो गया मेरे पास, या मैं इसको क्या कर सकता हूँ, बल्कि सॉरी ये अलग से नहीं लगेगा, ये इसी के ऊपर राउंड ब्रैकेट आ रहे हैं, मतलब इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं, एक से ज्यादा वैल्यूज आके स्टोर हो रही हैं, ठीक है, इसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज स्टोर हुई है, पहले पूरा कंप्लीट नंबर फिर उसके बाद दूसरा कंप्लीट नंबर, एक से ज्यादा वैल्यूज, ठीक है। और अगर मैं इसी तरीके से एंटिटी पे अगर मैं इस तरीके डबल लाइन लगा दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, जिसके अंदर वीक बन जाएगा, जिसके अंदर प्राइमरी की मौजूद नहीं होती। अब हमारे पास है कंपोजिट से मुराद क्या है कि एक रिकॉर्ड का एक से ज्यादा सेलफोन नंबर आएगा वो मल्टीवैल्यूड कराएगा। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कंपोजिट से मुराद क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा एट्रीब्यूट दो चीजों से मिलकर बने, दो मुख्तलिफ किसी भी चीजों से मिलकर बने, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दी एड्रेस, स्ट्रीट, एरिया, लेकिन वो दोनों मिलकर किसी एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ड्राइव से मुराद क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ मौजूद है और मैंने डेट ऑफ बर्थ में से मैंने कोई और कॉलम जनरेट किया हो, उसकी एज कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। या हम लोग क्या कर रहे होते हैं, फॉर्मूले के थ्रू जनरेट करवा ले रहे होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने कॉलम मतलब है कि इस कॉलम के अंदर जो भी यूजर डेट ऑफ बर्थ लिखे, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक मिसाल के तौर पर बोल रहा हूँ, इसमें जो भी डेट ऑफ बर्थ लिखे तो उसमें से जो भी उसकी एज बन रही हो, ठीक है, करंट डेट के मुताबिक उसकी जो भी एज बन रही हो वो मेरे पास वाले कॉलम में उसकी एज आके शो हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके का मेरे पास क्या कहलाता है, ड्राइव कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एज लिखा हुआ है, ड्राइव एट्रीब्यूट कहलाता है, ये हम लोग काम कर रहे होते हैं। पर मैं मिसाल के तौर पर बोलता हूँ, मैं ड्राइव को नहीं समझा रहा, मैं ऑटोमेटिकली कॉलम के अंदर वैल्यूज आ रही होती है वो समझा देता हूँ, ठीक है, किस तरीके से आ रही होगी। अब आपने वो किया, ऑर्डर किया, आप ऑर्डर को ट्रेस कर रहे होते हो, भाई यहाँ पहुंचा, तो जब ऑर्डर पंच हुआ होगा तो इसका जो रिकॉर्ड डेटाबेस में जाके स्टोर हुआ होगा, तो उसके साथ उसका एक कॉलम के अंदर एक करंट डेट एंड टाइम भी स्टोर हो गया होगा कि भाई इतने बजे ऑर्डर हुआ है, सही है, इतने बजे सिस्टम का करंट डेट एंड टाइम आ गया होगा भाई इतने बजे ऑर्डर हुआ है, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर वो पूरा कैलकुलेट कर रहा है कि एक हफ्ता और गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए कि ऑर्डर अभी तक के जो है वो यहाँ पर ठीक। तो जो कॉलम में खुद ब खुद डेट एंड टाइम आ रही होगी वो हम लोगों ने सेटिंग करते हैं क्यूरीज के थ्रू और कोडिंग के थ्रू कि हमारे पास क्या हो जाए कि इस कॉलम के अंदर डेटा जो है वो चला जाए, करंट डेट एंड टाइम चला जाए, ये चला जाए। अब वो किस तरीके से चला जाएगा वो हम लोग करके देखेंगे, समझ में आ गई ना बात, ये एज तो ड्राइव कहलाता है ये, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट एन ईआरडी डायग्राम एस फॉलो। अब आपके पास यहाँ पर आपने क्या करना है कि ये पूरे स्टेप्स मौजूद हैं, इन स्टेप्स को पढ़ो और इन स्टेप्स को पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, ईआर डायग्राम बना के दे रहोगे। और ये कुछ ईआर डायग्राम ये रही जो आपके पास जनरेट होकर आ रही होगी। मैं पढ़ता हूँ और आप लोगों को करवाता हूँ ये काम की किस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, कौन कौन से स्टेप्स होंगे जिसके थ्रू आप आराम से जो है आप अपनी रिक्वायरमेंट में से अपने डेटाबेस को बना सकते हो। सबसे पहले गैदर ऑल द डाटा दैट नीड टू बी मॉडल। आपने वो सारा डाटा, वो सारी रिक्वायरमेंट जमा कर लेनी है जिससे आप लोग क्या कर रहे होगे, अपने डेटाबेस बना रहे होगे। कोई भी रिक्वायरमेंट
धकी छुपी नहीं होनी चाहिए, सारी आप जो भी आप क्लाइंट से बोलोगे अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करें A to Z, ठीक है, तभी आप उसका वो बना पाओगे ना, फ्लो जनरेट करवा पाओगे। आइडेंटिटी आइडेंटिटी डाटा दैट कैन बी मॉडल्स आर एज रियल वर्ल्ड एंटिटी। आपने उसमें से क्या करना है, आपने उनमें से ऐसी चीज़ों को निकाल लेना है जो कि आपको क्या लग रही हो रियल वर्ल्ड एंटिटी, मतलब जिसका रिकॉर्ड आप स्टोर कर पाओ, जिसका रिकॉर्ड आपने स्टोर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। पूरा रिक्वायरमेंट पढ़ो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की बात करें, एम्प्लॉयज़ के साथ ये हो जाए, एम्प्लॉयज़ के साथ ये हो जाए, तो इसका मतलब आपके पास एम्प्लॉय क्या है, एक ऐसा कोई टेबल बनेगा जिसमें हम उसके बाद मल्टीपल किस्म का काम कर पाएंगे। फिर उसके बाद जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स के अंदर ही या हो जाए, अकाउंट्स के अंदर ये ऐड हो जाए, वो सब्ट्रैक्ट हो जाए, तो इसका मतलब अकाउंट की बात कर रहे हैं, अकाउंट के अंदर करना है। ये तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हो जाती है, उसमें से आप लोगों ने निकालने के किस किस चीज़ की इंफॉर्मेशन आप स्टोर करवाने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, एंटिटीज़ को जज करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना, आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट ऑफ ईच एंटिटी। अब आपने अगर एंटिटीज निकाल ली है सारी, तो उनके एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको खुद से एट्रीब्यूट लिखा था, कैटेगरी का क्या क्या हो सकता है, आईडी और नेम, से ज्यादा इन्फॉर्मेशन की हमें जरूरत नहीं, लेकिन हाँ प्रोडक्ट में पड़ सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपने ये कर लिया तो सॉर्ट एंटिटी सेट एज ए वीक और स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट। ये मैं ये वाला जो ये लाइन है मैं इसको हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग वीक एंटिटी की जरूरत नहीं पड़ती, आप हर बार जो है वो जब भी टेबल बनाओ उसमें प्राइमरी की रखो, जब भी टेबल बनाओ उसमें प्राइमरी की रखनी लाजमी है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी बनाओ, ठीक है। फिर उसके बाद सॉर्ट एंटिटीज एट्रीब्यूट एज की एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यू, कंपोजिट वैल्यू, ड्राइव वैल्यू एंड सो ऑन। अगर आपने सारी चीज़ें बना ली तो आपने क्या करो कि उसके अंदर जो एंटिटीज बना रहे हो उसको देख लो कि मल्टी वैल्यूड है क्या नहीं है, सही है, ये सारी चीज़ें उसको सॉर्टिंग कर लो, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन द एंटिटीज। फिर आपने सबसे आखिरी में क्या करना है कि रिलेशनशिप देख लेना है कि हमारे फ्लो के अकॉर्डिंग क्या रिलेशन बन रहा है एंटिटीज का। अगर आप लोगों ने ये सब कर लिया, आपकी यार डायग्राम बनी हुई होगी। अब इन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक लाइन का क्या दिया हुआ है, सिनेरियो दिया हुआ है। उस लाइन में से आपने, उस लाइन को मैं पढ़ के बता रहा हूँ, उसमें से आप लोगों ने एंटिटीज भी निकालनी है और उनके फ्लो को भी जनरेट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंसीडर द सिनेरियो ऑफ अ बैंक with a customer and account, ठीक है। The IRD diagram of the scenario can be construct as follow, ठीक है। The bank is a collection of account used by the customer to save money। ये एक लाइन है, ये मेरे पास डाटा था, डाटा मैंने क्या गैदर किया, डाटा क्या गैदर किया, the bank is a collection of account used by the customer to save money, सही है। इसके अंदर किसकी इंफॉर्मेशन मैं स्टोर करवा सकता हूँ, किसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करवानी पड़ेगी, पूरी लाइन को पढ़कर बताओ, बाकी की चीजों को नहीं देखो। कस्टमर और अकाउंट निकल कर आए, ठीक है। अब आपने देखो इधर आइडेंटिटी, तीसरे स्टेप पे आप लोग क्या करोगे, आप एट्रीब्यूट निकालोगे। तो कस्टमर के हमारे पास कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, कस्टमर कॉन्टेक्ट नंबर, जितने भी हो सकते हैं XYZ सारे हो सकते हैं। अकाउंट में अकाउंट नंबर, अकाउंट ऑनर, बैलेंस अमाउंट, और ये सारी चीजें आप क्या होगी, आपकी एट्रीब्यूट हो जाएंगे। सॉर्ट एंटिटीज, आप जाहिर सी बात है यहाँ पे इन्होंने कस्टमर को एक वीक एंटिटी दिया हुआ है, लेकिन मैं दोनों को बोलूंगा आपने स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट करना है। फिर सॉर्ट कर लो एट्रीब्यूट को। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपने नॉर्मल रखो, अगर आप लोगों ने मल्टी वैल्यूड में भी नहीं जा रहे, नॉर्मल एट्रीब्यूट भी रखो, तब भी आपके पास आराम से क्या हो सकती है, आपकी डायग्राम बन सकती है। वो तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाके हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मल्टी वैल्यूड या ड्राइव वगैरह ये कर रहे हैं। आप नॉर्मल रखो अपनी एट्रीब्यूट्स को। आइडेंटिफाई द रिलेशन। तो भाई देखो इधर, अगर रिलेशन क्या होगा, मैं रिलेशन पहले आप लोग मुझे बताएं, दोनों के दरमियान में कोई रिलेशन है अकाउंट्स और कस्टमर के दरमियान में, रिलेशन तो हम आखिरी में देखते हैं ना, क्या हो रहा होगा, कस्टमर अपना पैसा सेव कर रहा होगा अकाउंट के अंदर, या अकाउंट के अंदर कस्टमर का डाटा आगे सेव हो रहा होगा, ऐसा ही है ना, सही है। या कस्टमर क्या कर रहा होगा, पैसे निकाल रहा होगा अपने अकाउंट में से, सही। तो दोनों के दरमियान में कोई ना कोई रिलेशन होगा। दो अलग अलग टेबल है, एक में पूरे अकाउंट की इंफॉर्मेशन है, एक में हमारे पास क्या है, कस्टमर की इंफॉर्मेशन है। तो दोनों के दरमियान में मैंने रिलेशन बनाया हुआ है, ठीक। तो रिलेशन मेरे पास दोनों के दरमियान में बनेगा, और रिलेशन को मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, जैसे कि मैंने दिया हुआ कस्टमर सेव्स इन एन अकाउंट, ठीक है। अब अगर इसको मैं डायग्राम बनाऊं तो ये किस तरीके से बनेगी, कस्टमर है,
कस्टमर का नंबर होगा, कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर होगा। जैसे इन्होंने कस्टमर के एड्रेस को इन्होंने क्या किया हुआ है, कंपोजिट बनाया हुआ है। और दोनों के दरम्यान में क्या रिलेशन है, सेव्स इनका रिलेशन है। ठीक है भाई, बात क्लियर है, सही है। दोनों के दरम्यान ये डायग्राम बना ली हमने, डायग्राम बनी होगी, ये फ्लो था। अब इसी तरीके से ये तो बहुत एक छोटा सा एक लाइन का इन्होंने पूरा कंस्ट्रक्ट करके बताया कि अपने स्टेप्स को फॉलो करके आपने क्या बनाना है, डेटाबेस डायग्राम बनाना है। अब आपने इस तरीके से, आपको इंटरनेट पे ना जाने कितने आपको इस तरीके की रिक्वायरमेंट मिल जाएगी, आपने इंटरनेट पे ढूंढनी है, यूट्यूब कर लो, इंटरनेट कर लो, आपने कोई भी डायग्राम बना के लेकर आनी है ये। ठीक है, डायग्राम बना के लेकर आनी है, और इसके अंदर कॉम्प्लेक्स भी होती है, लेकिन फिलहाल सिंपल डायग्राम बना के लेकर आ जाओ, जिसके अंदर कम से कम 5 से 6 टेबल बन रहे हो, 5 से 6 टेबल बन रहे हो। देखा अभी इसमें कितने टेबल है, 1 2 3 4 टेबल है ना, तो 5 या 6 टेबल हो। ठीक है, इतनी बड़ी डायग्राम हो। ठीक है, और वो पूरा का पूरा फ्लो मैं आप लोगों से समझूंगा अभी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने अगर बना के लेकर आ गए कॉपी पेस्ट करके, आप लोगों ने बताना पड़ेगा कि इस पूरे डायग्राम में, मतलब एप्लीकेशन को समझाना पड़ेगा। किस तरीके से एप्लीकेशन को समझाओगे कि भाई सबसे पहले कस्टमर आएगा, कस्टमर लॉगिन करेगा, कस्टमर ये काम कर सकता है, उसका डाटा यहाँ जा रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने पूरा समझाओगे, फ्लो पूरा समझाओगे। ठीक है, तो समझ में आई, ये काम आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में करना है। पूरे एप्लीकेशन को इस तरीके से एक डेटाबेस बना के लेकर आओगे चार्ट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आना है, ऑनलाइन नहीं है, निकलो।